दिलाएं APS शोहदा की माओं की दुहाई। सुप्रीम कोर्ट ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को नोटिस जारी कर दिया। हमारी नस्लें खत्म हो गई, हमारे हाथ काटे गए। चीफ जस्टिस आबदीदा हो गए। चीफ जस्टिस का पेशावर में सेहत और तालीम की सूरत हाल पर अदम इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आला की सरजनिश, सब कुछ ब्यूरोक्रेसी ने करना है तो आप क्यों बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज खटक को आधा घंटा रोस्टम पर खड़ा रखा। स्टैंड लिया इस चीज के ऊपर कि जिस खातून की हैसियत ही नहीं उसे ऑर्डर नहीं। मुझे इससे बड़ी इसी के ऊपर मैं उसको दावत देना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ में। इमरान खान की चौधरी निसार को PTI में शमूलियत की दावत। कहा मरियम की हैसियत नहीं। चौधरी निसार ने मरियम नवाज के ऑर्डर लेने से इनकार किया। बहादुरी का काम किया। 29 तारीख को साबित करेंगे अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ है। गुजरात में तेजाब गर्दी। 2 बहनों समेत 3 तालिबात पर तेजाब फेंक दिया गया। लड़की के भाई ने एक मुलजिम को पकड़ लिया, साथ ही फरार। लड़कियां अस्पताल मुंतकिल, हालत नाजुक। तेजाब मामू ने फेंका, आसिया का बयान। वज़ीर आला का नोटिस, मुलजिमान की गिरफ्तारी का हुक्म। खैरपुर में वैन का सिलेंडर फट गया। 6 अफराद जाँ बहक, खवातीन और बच्चे भी। 15 अफराद जख्मी। तमाम लोग ज़ियारत के लिए सहवंद शरीफ जा रहे थे। सेक्रेटरी बल्दियात के पर्सनल सेक्रेटरी रमजान सोलंकी का छापा। 3 करोड़ रुपए बरामद। 100 तोला सोना और कीमती अशिया शामिल। मजीद तफसीलात सामने आ गई। रावलपिंडी में एयरपोर्ट पर मुसाफिरों में झगड़ा। एक दूसरे को लहू लहान कर दिया। खवातीन भी लड़ पड़ी। कतार बनाने पर झगड़ा हुआ। सिक्योरिटी फोर्स ने फरीकैन को हिरासत में ले लिया। उर्दू मीडियम बेच रहे हैं। यही तो मैंने आपने कह दिया। आप ये कह रहे हैं सरकार का माल बेच रहे हैं। कैसे बेच रहे हैं सरकार का माल यार? नई किताबें सरकार की 2018-19 का वर्जन। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड्स और दुकानदारों की मिली भगत। नए साल की किताबें स्कूल से पहले बाजार में लगी। सरकारी किताबें मुफ्त तकसीम की जानी थी। किताबें बेचने का जिम्मेदार कौन? जवाब किसी के पास नहीं। सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जाहिद असासे बनाने की शिकायत है। मजीद जानते हैं आज जिसके नुमाइंदे राना तारिक से हमारे साथ लाइन पे मौजूद है। राना तारिक, आगा सिराज दुरानी और ख्वाजा साद रफीक पर इल्जामात क्या हैं? जी बिल्कुल, तर्जुमान अभी जो अलामिया जारी किया गया है उसमें नैब ने ख्वाजा साद रफीक के खिलाफ एक और इंक्वायरी करने का फैसला किया है। उस इंक्वायरी के मुताबिक उस एलामिया के मुताबिक जो है रेलवे इंजन और ट्रैक मरम्मत पर भारी खर्च की इंक्वायरी होगी। सिंध असेंबली से आगा सिराज दुरानी के खिलाफ भी 2 इंक्वायरी का फैसला किया गया है। असेंबली में गैर कानूनी तकरीरों की शिकायत जो है वो मौसूल हुई है नैब को, और सिराज दुरानी के खिलाफ आमदन से जायद असासे बनाने की भी शिकायत आई है, जिस पर गैर कानूनी तकरीरों के मामले पर सेक्रेटरी सिंध असेंबली गुलाम मोहम्मद के खिलाफ भी इंक्वायरी होगी। सिंध के साबिक सेक्रेटरी शाह शमून के खिलाफ भी जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए इंटरपोल से रब्ता करने का फैसला किया गया है। शाह शमून के खिलाफ एहतसाब अदालत में मुकदमा भी दायर है। इसके अलावा साबिक DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी मंजूर कादर के खिलाफ भी जो है वो इंटरपोल से रब्ता करने का फैसला किया गया है। मंजूर कादर के खिलाफ भी एहतसाब अदालत कराची में जो है मुकदमा दायर है। जी ठीक है राना तारिक, आपने तफसीलात से आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। बजट की आमद है और ज़ाहिर है कि इलेक्शन ईयर भी है और हुकूमत जो है वो कह रही है कि बड़ा अवामी बजट होगा, अवाम दोस्त बजट होगा। पिछले 5 साल में कितने अवामी बजट इस हुकूमत ने दिए हम सबके सामने है। महंगाई उसी तरीके से बढ़ती रही, एक आम आदमी की ज़िंदगी उसी तरीके से मुतासर होती रही। जो डिलीवर करना था अगर कहीं हुआ है तो शायद देखा जाएगा कहाँ डिलीवर है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। बहरहाल आज न्यूज़
आज से बजट एक जायज़ा के हवाले से एक सीरीज़ का एहतमाम किया है। हर साल हम बजट से पहले बजट एक जायज़ा मुख्तलिफ सेक्टर स्पेसिफिक प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें बजट में जो आदाद व शुमार दिए जाते हैं, जो टारगेट्स, जो हदफ मुकर्रर किए जाते हैं, उन्होंने कितना डिलीवर किया होता है, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर की। लाइव स्टॉक ज़ाहिर है कि उसका एक पार्ट है। तो एग्रीकल्चर में ज़ाहिर है कि पाकिस्तान एक बुनियादी तौर पे ज़राई मुल्क है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 70 साल में भी हम देख रहे हैं कि इस शोबे का जो है वो कहीं पे देखने में नहीं आया। हालांकि 48% अफरादी क़ुव्वत जो है, मैन पावर, वो इसी शोबे से वाबस्ता है और 70% आबादी जो है पाकिस्तान की वो बिलवास्ता या बिला वास्ता इसी शोबे से वाबस्ता है। आपकी इकॉनमी में मजमूई कौमी पैदावार में 25% एग्रीकल्चर जो है वो उसका किरदार है। आज के प्रोग्राम में इन्हीं चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। अपने गेस्ट पैनल का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। कराची सेंटर में हमें ज्वाइन किया है कबूल मोहम्मद खटियान साहब ने। आप सदर हैं सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर के। खटियान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। लाहौर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर रज़ाक गुज्जर। आप चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान काउंसिल के। ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया लाहौर स्टूडियो में हमें ज्वाइन। नाज़रीन, जब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर की, ज़ाहिर है कि पाकिस्तान जो है वो एक एग्रीकल्चर इकॉनमी है, एक बुनियादी तौर पर एक ज़राई मुल्क है और ख़ाम कौमी पैदावार में जो हमारी है उसमें ये शोबा तकरीबन 25%, एक चौथाई जो है इसका कंट्रीब्यूशन होती है। मुल्क की आबादी को खुराक का बेशतर हिस्सा यही हमारा एग्रीकल्चर फराहम करता है, लेकिन ज़राअत के शोबे की तरक्की के लिए मुनासिब इक़दाम ना होने के बाइस किसानों को, जो कि ज़ाहिर है कि बहुत हद तक, बड़ी हद तक जुड़े हुए हैं इस शोबे से, और भी लोग हैं, लेकिन असल बात मैं किसान की पहला करना चाहूँगा कि उनको इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इस तरह ज़राअत और लाइव स्टॉक की क्या अहमियत है और उनके साथ क्या रवैया बर्ताव किया जा रहा है, इस पर आपको पहले हम एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद हम अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। शोबे ज़राअत अदम तवज्जो का शिकार, किसान भी मसाइल से परेशान। कॉर्पोरेट फार्मिंग वक्त की अहम जरूरत है। ज़रख़ेज़ ज़मीन समेत कई वसाइल होने के बावजूद ज़राई शोबा ज़राई मसाइल का शिकार है। दरियाओं में पानी का कम बहाव ज़राई शोबे के लिए खतरा है। इस सिलसिले में जामा कौमी पॉलिसी की जरूरत है। पानी की कौमी पॉलिसी का ड्राफ्ट 2003 में तैयार हुआ था, जो अब तक सेनेट से मंजूरी का मुंतजिर है। ज़राई शोबे की तरक्की पर खातिर ख्वाह तवज्जो देने के बजाय मुआशी पॉलिसी साजों ने हर बार सनती शोबे तरजीह दी, जबकि मुल्क की तरक्की में ज़राई शोबे की अहमियत को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मुल्क में 48% अफरादी कुव्वत और 70% आबादी ज़राई शोबे से मुंसलिक है। ज़राई शोबा सनतों को खाम माल की फराहमी का भी अहम जरिया है, जबकि मजमूई कौमी पैदावार में 25 है। ज़राई बरामदात ज़र मुबादला कमाने का भी अहम जरिया है। रोजगार की फराहमी और गुर्बत के खात्मे में भी इस शोबे का किरदार है। रिपोर्ट आपने देखी, अब का कुछ जायज़ा लेते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर की जो रियल ग्रोथ रेट है पाकिस्तान में, उसमें सबसे पहले आपको बताते चलें 2000 माली साल 2013 के फिगर के मुताबिक 2.7% जो है वो ग्रोथ हमारी रही थी। उसके बाद लेटर ऑन 2.5%, 2.5% 2014 में रही, 2015 में 2.1%, और उसके बाद एक मैसिव डिक्लाइन था पाकिस्तान के एग्रीकल्चर सेक्टर में, 0.3% ग्रोथ रही। दैन उसके बाद लेटर ऑन जो है होश आया और उसके बाद पॉलिसीज़ कुछ इस तरह की बनाई गई कि ये शोबा डिलीवर करे, और लास्ट ईयर हमने देखा कि 3.5% एग्रीकल्चर ग्रोथ देखी गई। इस वक्त खटियान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 70 साल हो गए, पाकिस्तान में अभी तक ज़राई इस्तेहकाम नहीं आ सका। पाकिस्तान बावजूद फूड सिक्योरिटी हमारा बहुत बड़ा मसला है। ये आपकी जो एग्रीकल्चर जो एक प्लेटफॉर्म है, क्या इसकी फाइंडिंग्स हैं? क्यों हम अभी तक नाकाम हैं अपने मुल्क को एक सही बेस में, एक अच्छी उसमें एक एग्री इकॉनमी कन्वर्ट करने में? सही देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सिंध के जो एग्रीकल्चरिस्ट हैं, पाकिस्तान तो बहुत चारों सूबों की अभी फ़िलहाल मैं बात पहले शुरू में मैं आपको सिंध का थोड़ा ब्रीफ दे दूं। सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम सिंध में हम लोगों को हमेशा रहा है, सिंस क्वाइट अ फ्यू इयर्स, पानी का सबसे बड़ा मसला है। वी हैव बिन, हम लोग कहते रहे हैं गवर्नमेंट को भी, फेडरल गवर्नमेंट को भी लेटर्स भी लिखते रहे हैं, हर मीडिया पे, हर जगह, हर फोरम पे, हमारे हर सेमिनार में
दिस कि पानी की शॉर्टेज उस तरफ जारी है कि पानी अगर हम लोगों ने बचाना शुरू नहीं किया, उसमें कुछ फार्मर्स की भी गलती है, कुछ फेडरल गवर्नमेंट की भी गलती है। डैम पाकिस्तान में बने ही नहीं है 30, 40, 50 सालों में। ठीक, कंसेंसस क्यों नहीं हो पाता हमारे सियासतदानों में? अगर हम डैम्स बना दिए तो मेरे ख्याल से फिर सियासत किसके ऊपर करेंगे हम? देखें, डैम्स तो बनाने ही पड़ेंगे। उसमें से हम लोग जैसे प्रपोज करता है बादशाह मीर डैम को हम लोग प्रपोज इसलिए करते हैं कि उस प्रोजेक्ट पे किसी भी सूबे को एतराज़ नहीं है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ द फंडिंग, एंड फंडिंग की वजह से ये प्रोजेक्ट रुका हुआ है कि उसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक शायद नहीं कर रही है ड्यू टू सर्टन रीजंस। अब उसमें हम लोग को कोशिश ये करनी होगी कि अगर और लोग बाहर नहीं आके हमें लगा के देते, डैम्स हमें बनाने पड़ेंगे। इंडिया में आप देखें कितने डैम्स बने हुए हैं, आप बराबर में चाइना का मुल्क देखें उसमें कितने डैम्स बने हुए हैं, पाकिस्तान में हैं ही 2 डैम। मतलब अगर वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा, अगर वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा तो क्या हम इंटरनेशनल मार्केट में जा सकते हैं? हम सुकूक लेके जा सकते हैं, हम उसके बॉन्ड्स लेके जा सकते हैं, में आप डाल के जा सकते हैं। सीपैक में आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बात ये कि एक कंसेंसस इसके ऊपर होना चाहिए। इस पे सर 100% बादशाह मीर डैम पे किसी भी प्रोविंस को इतराज नहीं है अभी तक, मतलब कि थ्रू आउट द इयर्स वी बीन सेइंग, बट इट्स द ओनली द प्रॉब्लम ऑफ फंडिंग। एंड अभी तक कोई लाहौर में ताहिर रज़ाक गुज्जर साहब मौजूद हैं। क्या हालात हैं एक लाहौर के किसान के, लाहौर से मतलब है पंजाब के किसान के, पंजाब के हारी के, वही जो पूरे कमोबेश पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल है एक आम किसान की? जी, सूरत हाल तो किसानों की इंतहाई गंभीर सूरत हाल है। चावल की फसल के बाद जो फसल आई है हमारी, जिसमें हमारे गन्ने की फसल है, वो भी ज़िम्मेदारों के साथ ज़्यादती हुई है। अभी तक इनको पेमेंट नहीं मिली, अभी तक गन्ने की फसल सड़कों पे रुल रही है और मिल मालकन पैसे कमा रहे हैं। उसके बाद आ गई हमारी सब्जियों के बारे में भी इस तरह इंतहाई गंभीर सूरत हाल है, क्योंकि सब्ज़ मंडी में सब्ज़ मिर्च का, करेले का, प्याज का, आलू का रेट और बारदाना, इसके अलावा ज़िम्मेदार को कोई चीज़ नहीं बच रही। और हम चाहते हैं हर साल जो गन्ने की क्रशिंग हर साल जो गन्ने की क्रशिंग का मामला उठता है और आप लोगों के रेट्स नहीं तय पाते, जो सरकारी रेट्स दिए जाते हैं उन पे शुगर मिल मालकान गन्ना नहीं खरीदते। ये हर साल क्यों उठता है मामला? इसके लिए कोई वाज़ेह पॉलिसी क्यों नहीं बनाई जा सकी अब तक? खबरों की हद तक और कौमी असम्बली के प्लेटफार्म की हद तक तो बेहतर बनाई जाती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उस पर नहीं होता, क्योंकि जितने भी शुगर मिल मालकान है वो पावर में है, हुकूमत में है, और ज़िम्मेदार मासूम तबका है उसकी कुछ सुनवाई नहीं होती। जब गन्ने की फसल तैयार हो जाती है, ये जानबूझ के इस दफ़ा तो इन्होंने सबसे ज़्यादा ज्यादती की, से ज़्यादा लेट किया क्रेशिंग स्टार्ट करने में, ज़िम्मेदारों से गन्ना लेट लिया और प्रॉपर कीमत दी। सुप्रीम कोर्ट भी इसके अंदर इन्वॉल्व हुई, लेकिन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को भी माना नहीं। अभी तक ज़िम्मेदारों का गन्ना जो है मार्केट में पड़ा हुआ है और गन्ना सूख रहा है, ये पैसे नहीं दे रहे, और किसी मिल वाले ने 180 रुपये नहीं दिया जो कि गवर्नमेंट ने रेट मुकर्रर किया था। मार्केट में रेट इस वक्त 110 रुपये, 90 रुपये में कंडे में लोग मजबूर हैं गन्ने की फसल देने के लिए। 110 रुपये, 90 से 110 में जी क्या साहब, ये हर साल प्रैक्टिकल जी साल सबसे ज्यादा ज्यादती हुई है, पिछले सालों से ज्यादा इस वक्त ज्यादती हुई है, क्योंकि हमारा ये अलमिया है कि हम पाकिस्तान को या तो इंडस्ट्रियल स्टेट डिक्लेयर कर दें या एग्रीकल्चर स्टेट डिक्लेयर कर दें। हमने बीच में ट्रेडिंग स्टेट बना दिया है, हमने पाकिस्तान को ट्रेडिंग स्टेट बना दिया, रादर कि हम एग्रीकल्चर हम आपके इंडस्ट्री की तरफ जाते, हम तो ट्रेडिंग स्टेट बन गए। जी हाँ जी, जब बार बार बताया जाता है अवामी इज्तिमा में कि जनाब हमारी एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वो हमारी रीढ़ की हड्डी है हमारे मुल्क की मईशत के अंदर, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है, हमें कोई करता। जिम्मेदार सबसे पिसा हुआ तबका दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसको जब उसकी फसल पक जाती है उसके समरात मिलने नहीं देते ये लोग। और कटियान साहब को यहाँ कराची में रखते हैं इस पॉइंट को। कटियान साहब, क्या आपका कितना जो आपका फोरम है, जो एग्रीकल्चर फोरम है आपका, सिंध चेंबर ऑफ एग्रीकल्चर, ये मसला हल क्यों नहीं करा पाता? क्या प्रॉब्लम है इसमें शुगर मिल मालकान का और आप लोगों के साथ रेट्स पे जो होता है ये तो? अच्छा, फिर गन्ने की क्रशिंग कम हो गई या देर से ताखिर से शुरू हुई, आगे की फसलें उससे मुतासिर हो रही है, तो ब्लैकमेलिंग हो गई। सही देखिए, हर साल ये शुगर केन बोर्ड एक बैठता है सिंध में, तो उसमें हर साल रेट नया तय होता है, एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द शुगर प्राइस। इंटरनेशनल शुगर बढ़ती है तो हम लोग भी चाहते हैं कि हर साल जैसे हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जितने भी इनपुट्स हैं
मतलब कि वो हर साल महंगे होते जा रहे हैं। बट हम लोग की फसलें जो भी आ रही हैं, भले गन्ना हो भले गंदम हो, गंदम 10-15 साल हो गए, 13 साल शायद हो गए कि 1300 रुपए का रेट है, यही 1200 और 1300 पे लास्ट 10 ईयर से खड़ी है। लेकिन जितनी भी हम लोग के फर्टिलाइजर की प्राइस है वो तो साल डेढ़ से अभी सब्सिडी मिली हुई है, वरना पहले फर्टिलाइजर्स इतने महंगे थे, पेस्टिसाइड इतने महंगे हैं, डीजल की प्राइस जरा देखते हैं हर साल ऊपर गई, हमारी कॉस्टिंग हैज गॉन सो मच ऊपर चली गई है कि हमें तो बचत, जमींदार को और फार्मर को तो बचत हो ही नहीं रही है तकरीबन। मतलब कि हर साल हम उसी जगह पे खड़े हैं जिस जगह पे हम लोग 5, 7, 8 साल पहले खड़े थे। ठीक, गुजारा मुश्किल से हो रहा है फार्मर का। आपने जैसे कहा कि इस वक्त पेस्टिसाइड्स और उसकी बात की, आपने फर्टिलाइजर की बात की, तो हम जरा दिखाना चाहेंगे नाज़रीन को कि जो हम इंपोर्ट इस वक्त करें फर्टिलाइजर और मैन्युफैक्चर्ड और उसके इंसेक्टिसाइड्स हमने इंपोर्ट किए, उसकी क्या सूरत हाल रही। फर्टिलाइजर के हवाले से अगर बात करें, माली साल 2013 में 611 मिलियन US डॉलर जो हमने इसके ऊपर खर्च किए फर्टिलाइजर इंपोर्ट करने पे। दैन उसके बाद 694 लेटर ऑन दूसरे साल 694 मिलियन डॉलर, फिर 2015 में हम लेके चले जाते हैं 700 मिलियन डॉलर हमने खर्च किए, 2016 में 734 और इस साल यानी लास्ट ईयर 2017 में 572 मिलियन डॉलर। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कही जा रही है क्योंकि फर्टिलाइजर हमने क्यों कम इंपोर्ट किया कि पानी ना होने की वजह से और दूसरा क्रशिंग सीजन लेट होने की वजह से आप अब उतनी ज्यादा कल्टीवेट इस तरफ नहीं है। क्या क्या वजह इसकी आप कहेंगे, या प्राइसेस जो है आपकी बहुत ज्यादा बढ़ गई है यूरिया की, और जो कमोडिटीज हैं एग्रीकल्चर वो उनकी प्राइसेस काफी कम हो गई हैं? जी खटियान साहब। सिंध में जो सूरत हानि हमारे पास 4 महीने हो गए हैं कि तकरीबन पानी ना होने के बराबर है। हम लोग के पास पूरे सिंध में पानी की जो सूरत हाल है इतनी खराब हो चुकी है कि कोई सोइंग सीजन हमारा स्टार्ट नहीं हुआ। वी वर सपोज टू सो, अब ये 1 अप्रैल को हमारी कॉटन यहाँ पे सो होना शुरू हो जाती है और 30 अप्रैल को तकरीबन कॉटन हमारी सो हो चुकी। इस साल मुझे नहीं लगता कि 10% भी कॉटन सिंध के सूबे में जहाँ पे ट्यूबवेल्स अवेलेबल हैं उधर कोई सोइंग हो गई हो तो हो गई हो 5 to 10%। 90% जमीन अभी तक गैराबाद पड़ी हुई है और कोई किसी किस्म की सोइंग नहीं हुई है। 75-80% शॉर्टेज है। यहाँ पे पानी की सूरत हाल इतनी खराब है कि हम लोग फसल तो लगाने का फिलहाल सोच ही नहीं रहे जब तक पानी को आंखों से देख नहीं लेते। इसलिए जो हम लोग को सबसे बड़ा प्रॉब्लम सिंध में इस साल 2018 में फेस करना पड़ा है दैट इज़ वाटर शॉर्टेज, और उसके हमें तरीके सोचने पड़ेंगे कि बेहतरी किस तरह से लाएं, टेक्निक लानी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी, ठीक है, ताकि हम कुछ बेहतरी की तरफ जाएं। ताहिर साहब, फर्टिलाइजर जो है बहुत कम हमने इंपोर्ट किया, वजह उसकी क्या है कि ज़ाहिर के प्राइसेस जो है वो बहुत ज़्यादा, इनपुट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और दूसरा ये कि आपकी जो कमोडिटी है उसकी कीमत कम हो गई है। कहते हैं कि पैदावारी लागत मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम पैदावारी लागत होनी चाहिए। गवर्नमेंट में हमें इस पे सपोर्ट करना चाहिए। और जो गंदम की प्राइस ये भाई कह रहे हैं 1300 रुपये, मैं कहता हूँ गंदम की प्राइस 700-800 होनी चाहिए ताकि हम इंटरनेशनल मुकाबला कर सकें, मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकें। अब 1300 वाली गंदम हमसे कोई दूसरा मुल्क नहीं ले रहा, अफगानिस्तान तक हमसे गंदम नहीं खरीदने के लिए तैयार। ठीक है, तो हमें जो बेसिक जो गंदम है ये आम गरीब आदमी को रोटी मिलनी चाहिए, सस्ती रोटी मिलनी चाहिए। इस पे गवर्नमेंट को, जिम्मेदारों को फैसिलिटेट करना चाहिए, सस्ती खाद, सस्ता बीज देना चाहिए ताकि इसकी कीमत 1300 से कम करके 700-800 कर देनी। Okay. और हम अगर हमारे पास एक्स्ट्रा गंदम पड़ी है हम इसको एक्सपोर्ट करें। दूसरे में कहां से एक्सपोर्ट करेंगे? आपने इंटरनेशनल प्राइसेस की बात की, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तमाम सियासतदानों ने और तमाम जो हमारे जर्नैल हजरात आए हैं वो कालाबाग डैम या इस तरह के दूसरे डैम बनाने से फेल हो चुके हैं। हम चीफ जस्टिस पाकिस्तान से कहते हैं कि कोई टेक्निकल टीम बना लें चारों सूबों से लेके, कम से कम हमारे पानी का जखीरा करने के लिए कोई डैम तो बना दें। इस पे अजखद नोटिस लेना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान को। ठीक है, आपका मौका आ गया। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ चलूंगा, ब्रेक के बाद मैं चाहूंगा प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करूं। बजट जायजा जिसमें